नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। चुनाव लोकतंत्र की नींव होता है और इसके माध्यम से जनता सरकार का चयन करती है। यह शासन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित करता ही है, चुनी सरकार की स्थिरता वित्तीय मार्केट और शेयर मार्केट जिसको हम कहते हैं, उसको भी खासा प्रभावित करती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि शेयर मार्केट पर चुनाव का इतना असर क्यों पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव या सरकारों की प्रकृति कैसे बाजार को प्रभावित करती है। तो आज का हमारा शीर्षक है कि चुनाव, सरकार और शेयर बाजार। तो आज सबसे पहले उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिसके अंतर्गत इस पूरे प्रक्रम को समझेंगे। सबसे पहले बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है, क्या होता है शेयर बाजार। इस बात को समझने के साथ एक कहानी के रूप में हम देखेंगे कि स्थिरता बनाम शेयर बाजार, अर्थात सरकारों की प्रकृति जिस प्रकार की रही उसका शेयर बाजार पे कैसे इफेक्ट रहा, एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन करेंगे और साथ ही एक अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों प्रश्न पत्रों के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात सबसे पहले खबर की करें तो खबर द हिंदू से है, हाउ डू मार्केट्स लुक एट इलेक्शंस रिजल्ट। अब देखिए, इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो मार्केट को कैसे प्रभावित करता है, तो इसकी चर्चा क्यों हो रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत में 18वां आम चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में एक नई सरकार का गठन होना है। लेकिन आपने जब मार्केट की तरफ देखा होगा तो मार्केट या शेयर बाजार की अगर बात करें तो एग्जिट पोल के साथ ही उसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऐसे में आपके मन में एक उत्सुकता होगी कि यह उतार चढ़ाव आखिर क्यों होता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का ये समय है। इस समय में देश की राजनीति में देश का बाजार तैयार होता है। ये सभी आप बात जानते हैं कि देश की जो राजनीति होती है वो ही बाजार को तैयार करती है। उसकी दिशा, उसकी दशा कैसी होगी, काफी हद तक देश की राजनीति पर यह निर्भर करता है। अब सरकार की प्रकृति अगर स्थिर होगी, सरकार अगर स्टैब्लिश होगी, मजबूत सरकार होगी, बड़े जनादेश के साथ आ रही होगी, तो ऐसे में जो बाजार होगा वो भी स्थिर होगा, बाजार प्रगतिशील होगा। ठीक इसके विपरीत अगर सरकार आप देखेंगे अस्थिर होगी तो विकासवादी दृष्टिकोण वहां पर अगर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसमें खींचातान की अवस्था होगी। ऐसी दशा में जो निवेशक होगा वो भी बाजार से दूर जाएगा और बाजार में मंदी दिखाई देगी। अगर सरकार मजबूत स्थिति में होती है तो जो निवेशक होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो बेहतर होता है, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और बाजार में तेजी देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे कारक हैं, उन सभी पक्षों पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, अगर ऐसी कंडीशन हुई कि सरकार बदलने की आशंका हुई, क्योंकि यह पूरा मनोविज्ञान का खेल होता है, आशंका संभावनाओं का खेल होता है, बाजार अपने अपने विश्लेषण पर, निवेशकों के विश्लेषण पर आधारित होती है और वो विश्लेषण तात्कालिक जो परिस्थितियां होती हैं उनको देख के किया जाता है। तो चुनाव के दौरान अगर सरकार बदलने की ऐसी आशंका है कि वो सरकार बहुत दिन तक स्थिर नहीं रह सकती है, ऐसे दौरान भी बाजार में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। साथ ही ये अनिश्चितता तब और बढ़ जाती है जब आप गठबंधन जैसी सरकारें देखते हैं, जो कि कभी भी गिर सकती है सरकार, उसका सीधा असर बाजार पे पड़ता है। तो देखिए, सीधा असर शेयर बाजार में आपको देखने को मिलेगा। ये इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। तो ये तो इसका संदर्भ था। बात करते हैं सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करने से पहले कि क्या है शेयर बाजार। तो देखिए, शेयर बाजार को समझने से पहले शेयर को समझिए। शेयर का मतलब ये होता है कोई भी एक ऐसी जगह पे रखी हुई कोई भी कंपनी है, उसका पूरा का पूरा जो उसकी पूंजी है, उसमें अगर आप शेयर लेते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उस पूंजी के एक हिस्से के मालिक आप भी हो गए। अर्थात ए नाम की अगर कोई कंपनी है, इसके अगर आपने 100 हिस्से कर दिए, तो इन 100 हिस्सों में से अगर आपने 1 रुपए का शेयर खरीद लिया, तो इसका यह मतलब हुआ कि उस एक हिस्से के मालिक आप भी हो गए उस कंपनी में। अब ऐसे में वो कंपनी, वो घर, वो जगह, उसके हिस्सेदार आप हो गए, उसके सुख दुख के साथी हो गए। अब उस पूरी कंपनी पर, उस घर पर, उस जगह पर कोई भी सुख आता है तो 1% सुख आपके हिस्से भी आएगा, और अगर दुख आता है तो इतनी ही मात्रा में दुख की हिस्सेदारी आपकी बनेगी। सीधा सा अर्थ इसका यही हुआ। शेयर का मतलब ही होता है अंश या हिस्सा, अर्थात अब उस कंपनी को लाभ होगा या हानि होगी, उस पर्टिकुलर जितने हिस्से को आप धारित करते हैं उतने के लाभ या हानि के आप भी हकदार होंगे। अब ये तो हुई शेयर की बात। सपोज दैट आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, अब उसमें से आपने कई शेयर ले लिए। मान लीजिए आपने यहां पर 50 शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब यह हो गया कि आप उस कंपनी के आधे के हिस्सेदार हो गए। तो ये तो एक सिंपल सी अवधारणा हो गई। अब देखिए, ये जो होता है, ये पूरा का पूरा जो शेयर का बाजार होता है, तो इसमें आपने स्टॉक एक्सचेंज शब्द बहुत बार सुना होगा।
तो एक बार समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आप सामान लेने के लिए बाजार में जाते हैं, जब आपको सब्जी खरीदनी होती है तो सब्जी के मार्केट में जाते हैं, या दूसरे तरह की सामग्री आपको लेनी होगी तो उसके संबंधित मार्केट में आप जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आपको शेयर खरीदना होगा तो उसके लिए एक बाजार बनाया गया, एक वित्तीय बाजार बनाया गया। अब जैसे सब्जी के बाजार में सब्जी मिलती है, उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज जो होता है एक वित्तीय बाजार होता है, जहां पर स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटी से संबंधित खरीद फरोख्त को किया जाता है। अब यहां पर जो व्यापारी होंगे वो अपना सामान लेके बैठेंगे जैसे मार्केट में बैठते हैं, और खरीदार वहां से खरीदता है। इस बाजार में व्यापारी और खरीदारों के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। अब इसमें आप देखेंगे, अब यहां पर कोई नियम भी होना चाहिए, जिस नियम के आधार पर अगर यहां पर कोई खरीदार है, निवेशक है जो निवेश कर रहा है, शेयर खरीद रहा है, शेयर खरीदने का मतलब ही है कि निवेश कर रहा है, तो ऐसी दशा में उसका निवेश, उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे, इसके लिए भी कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए। और इस नियम कायदे कानून को बनाया गया सेबी के द्वारा। सेबी अर्थात भारत की तरफ से जो प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड जो है 1992 में जिसकी स्थापना की गई थी, उसके द्वारा कुछ नियम निर्दिष्ट किए गए और इन नियमों के आधार पर इसका संचालन होता है। इसमें कुछ ब्रोकर भी होते हैं, हम कह सकते हैं कि ये मेंबर्स होते हैं एक तरह से इस स्टॉक एक्सचेंज के, इनके माध्यम से खरीद फरोख्त की घटना होती है, आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। तो ये तो शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब भारत में अगर बात करें तो दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएससी कहते हैं। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भारत का, 1986 में ही ये अस्तित्व में आ गया था। उसके बाद दूसरा है प्रमुख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएससी कहते हैं। अब इसको निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं, 1996 में अस्तित्व में आया था। इन दोनों के बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 होता है। इसमें 30 कंपनियां सूचीबद्ध हैं, इसमें 50 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। ये क्या है इसको भी आपको बताते हैं। दरअसल अगर कुल सूचीबद्ध कंपनियों को आप देखेंगे तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 7,000 कंपनियां, उससे ज्यादा फर्म सूचीबद्ध है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में शेयरों की चाल पर नजर रखना बहुत मुश्किल होगा। इतनी बड़ी संख्या में जो शेयरों की कंपनियां हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितना उतार चढ़ाव है, उन सब पे नजर रखना और बाजार का आकलन करना संभव नहीं है। ऐसी दशा में क्या किया गया, इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ शेयरों को, कुछ ऐसे चुनिंदा शेयरों को चुना गया, कुछ ऐसे चुनिंदा कंपनियों को चयनित किया गया जो अपने क्षेत्र की लीडिंग कंपनियां थीं। अब इससे क्या हुआ, इन कंपनियों को चयनित करके एक इंडेक्स बनाया गया जिसको स्टॉक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों की जो स्थापित कंपनियां हैं, जो स्टैब्लिश कंपनियां हैं, जो मजबूत कंपनियां हैं, उन कंपनियों को चयनित किया गया और यह माना गया कि ये अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम संकेतक के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात इनमें होने वाले परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे परिवार का सबसे अगर मजबूत सदस्य है, अगर उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो ठंड उसको ज्यादा लग रही है या किसी अन्य बीमारी से वो जल्दी ग्रसित हो रहा है, तो इसका मतलब कि कमजोर तो उससे और ज्यादा ग्रसित होगा। तो इससे एक अंदाजा लगाया जाता है अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति चल रही है। तो इसलिए इस सुविधाजनक बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया। ठीक इसी प्रकार जो बीएससी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें 30 ऐसी चयनित कंपनियां हैं। उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस निफ्टी में 50 ऐसी कंपनियां जिसको निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो बात एक सामान्य परिचय की थी। अब देखिए, स्थिरता बनाम शेयर बाजार पे अगर एक नजर डालें तो पिछले कुछ कार्यकालों की सरकारों पर आपको नजर डालते हैं, हम नजर डालते हैं, उससे एक बात का अंदाजा लगेगा कि वास्तव में क्या स्थिति थी। देखिए 1984 में जब राजीव गांधी जी की सरकार बनी, इससे पहले एक घटना हुई जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। कब हुई, तो 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हो गई और हत्या के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, काफी अशांति का वातावरण था, काफी ऐसी सिचुएशन थी कि वहां पर सरकार तो बनी राजीव गांधी की, लेकिन जो सामाजिक स्थिति थी वहां की, वहां काफी विरोध प्रदर्शन और अशांति, अराजक स्थिति बनी हुई थी। तो इस दौरान बहुत उत्साह के साथ निवेशकों ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि अगर आप देखेंगे, मैंडेट की बात करेंगे, बहुमत की बात करेंगे, तो काफी स्पष्ट बहुमत मिला था इस सरकार को। लेकिन यहां पर बहुमत वाले पक्ष को दरकिनार करते हुए जो निवेशक थे, जो इन्वेस्टर थे, उनके मन में एक निराशाजनक माहौल था, क्योंकि सिर्फ यही एक आधार नहीं होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अनिश्चितता के बीच जो निवेशक हैं, खासकर जो तेजड़िए निवेशक हैं, वो नई प्रतिबद्धता के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि वहां पर एक भय का माहौल बना हुआ था। ऐसी दशा में एक फैक्टर भय भी निकल कर आता है कि अगर भय का माहौल है तो भी इस हिसाब से अगर देखा जाए निवेशकों के हिसाब से,
तो स्पष्ट मैंडेट के बावजूद इसको बहुत अच्छी स्थिति नहीं माना जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखें 90 के दशक में, जब 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या होती है और फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर गद्दी पर बैठते हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में जब गद्दी पर बैठते हैं तो पीवी नरसिम्हा राव, जैसा कि अपने आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए विस्तृत कदमों को उन्होंने लोगों के सामने रखा और अपनी प्राथमिकता के तौर पर इस चीज को दर्शाया। इससे क्या हुआ कि जो उद्योग और शेयर बाजार हैं उसमें भी उन्होंने इस प्रकार की भावना फैलाई कि भुगतान संतुलन की स्थिति पर दबाव कम करने के लिए वो उपाय करेंगे, साथ ही स्पष्ट जो मंदी है उस सिचुएशन से बचने के लिए जो ऋण है, जो कर हैं, उन पर प्रतिबंधों को कम करेंगे। और निवेशकों को इस प्रकार की जो घोषणा थी वो काफी उत्साहित करती है। तो ये ऐसे कुछ कदम थे, इस प्रकार की ऐसी घोषणा थी। ये इंडिकेट करती है कि भविष्य में कोई सरकार किस प्रकार की पॉलिसी की तरफ बढ़ने की बात कर रही है। तो इस चीज को देखते हुए निवेशक यहां पर काफी उत्साहित हुए और यहां पर शेयर बाजार में काफी उत्साह दिखाई दिया। इसके आगे अगर आप देखें तो नरसिम्हा राव के ही कार्यकाल में एक दूसरी स्थिति भी उत्पन्न हुई, जब उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्था की शुरुआत की। वित्त मंत्री इनके समय मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने अपने एक भाषण में 24 जुलाई 1991 को इस बात की तरफ इशारा भी किया कि लागत, दक्षता और गुणवत्ता पर वह ध्यान दिया जाने लगेगा जिसके वे हकदार हैं। ये बात कहने के बावजूद बाजार उतने उत्साहित नहीं दिखे। अब यहां पर क्यों नहीं दिखे? उसी सरकार की बात है, वही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहां पर फिर उत्साह क्यों नहीं दिखाई दिया? उसके पीछे कुछ कारण थे। उसके पीछे कारण थे, दो आशंकाएं थी। एक आशंका थी कि सरकार द्वारा संयंत्र और मशीनरी के आयात को लेकर, और दूसरी आशंका थी आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए बैंक फंड के उपयोग पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें ढील दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इसकी अस्पष्टता। तो यहां पर यह बात स्पष्ट होती है कि अगर इन सारी पॉजिटिव घोषणाओं के बावजूद अगर जो निवेशक है उसके मन में किसी प्रकार की आशंका होती है कि अमुक पॉलिसी में यह चेंज होगा कि नहीं, जो उसके निवेश को प्रभावित करता है, तो वो आशंकाएं भी तेजी या मंदी की जिम्मेदार हो सकती हैं। तो ये आशंकाएं भी एक पॉइंट बनती हैं। इसके आगे अगर आप देखें 2004 के भारतीय आम चुनाव में आप देखेंगे अप्रत्याशित रूप से एक घटना यहां घटित हुई। इससे पहले शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार थी उसके द्वारा। तो ऐसा लोगों के मन में यह धारणा थी कि वही सरकार रिपीट करेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस पार्टी की यहां पर जीत होती है। और किसके साथ सरकार बनती है? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उनके समर्थन में यहां सरकार बनती है। क्योंकि यहां पर एक प्रत्याशित रूप से यह सरकार नहीं बनी थी, अप्रत्याशित थी। जो जब भी अप्रत्याशित सरकार बनती है ऐसी दशा में भी मार्केट में स्थायित्व नहीं दिखाई देता है, बाजार में अस्थिरता यहां पर दिखाई दी। इसका एक बड़ा कारण और माना जाता है कि गठबंधन की यह सरकार थी, और जब भी सरकार गठबंधन की बनेगी तो वहां पर अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है। इस लिहाज से शेयर बाजार के नीचे गिरने का इस समय भी ये एक प्रमुख कारण बना था। आप देखें, निवेशकों ने नीतिगत अस्थिरता के कारण ही शेयर बाजार में यहां पर बिक्री की, जिससे बाजार में गिरावट देखी गई। आप जानते हैं कि जो बिकवाली होती है और एक खरीदारी होती है, अर्थात शेयरों का खरीदना, जब खरीदा जाता है तो तेजी आती है, तेजड़िया की स्थिति बोलते हैं, उसको बुल से डिनोट किया जाता है। और बिकवाली होती है तो उसको बियर से डिनोट किया जाता है, अर्थात इन्वेस्टमेंट जो है अपने तरफ जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको खींच लिया जाता है। तो यहां पर बिकवाली की घटना हुई और उससे मार्केट में गिरावट देखा गया। लेकिन यही सरकार, यही कांग्रेस की सरकार जब 2009 में रिपीट की तो लोगों की आशंका यह थी कि नहीं, कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। इस वजह से जब 2009 में सेम यही सरकार, सेम यही प्रधानमंत्री जब दूसरी बार बनते हैं तो वहां अपेक्षा पहले से इस बात की थी, इसलिए वहां पर फिर से आपको तेजी दिखाई देगी। अब आगे अगर एक बार और आप देखें तो 2014 और 2019 में शेयर बाजार में खूब तेजी से बूम की कंडीशन देखी गई। यहां पर बूम की कंडीशन होने का क्या कारण था? तो एक अन्य कारण इसमें से निकल कर आएगा। यहां पर कारण था स्पष्ट जनादेश। आप देखेंगे 2014 हो या 19 हो, ये जो जनादेश मिला था वो स्पष्ट जनादेश था। इससे स्पष्ट जनादेश हमेशा स्थिर सरकार की उम्मीद प्रबल हो जाती है कि एक स्थिर सरकार मिलेगी, स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, और इससे क्या होगा, सरकार की जो नीतियां होंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो विकासवादी होंगी, अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाली होंगी। निवेशकों का इसमें विश्वास मजबूत होता है। और विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो जो विदेशी निवेशक होता है वो हमेशा स्पष्ट जनादेश और स्थिर सरकार की तरफ जाता है। विदेशी निवेश के लिए अच्छी और अनुकूल कंडीशन इसको माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब चुनाव नजदीक आता है तो आपको काफी उठापटक दिखाई देती है।
निवेशक क्या करता है इस दौरान? उठा पटक का कारण यह है कि निवेशक इस समय त्वरित विश्लेषण करता है उस सिचुएशन की। जैसे एग्जिट पोल के समय आपने देखा मार्केट में काफी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। निवेशक क्या करता है कि अपने निवेश का समायोजन करता है, अर्थात वो निवेश अगर कहीं ऐसी जगह पर किया है, उसको लगता है कि अगर अगली सरकार आई, इस पॉलिसी में कुछ चेंज होगा, तो अपने निवेश को समायोजित करता है। इस वजह से बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई देता है। साथ ही आप देखेंगे जो दीर्घकालिक निवेश है उसमें नई सरकार की नीतियों का भी आकलन किया जाता है कि जो नई सरकार बनती है वो किस प्रकार की नीतियां भविष्य में अपनाएगी, और ये काफी कुछ निर्भर करता है कि जनादेश किस प्रकार का मिला है। अगर निर्णायक जनादेश हो, स्पष्ट जनादेश हो, तो निवेशकों को इस बात का भरोसा होता है कि प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन में मजबूती देखी जाएगी और एक स्थिर स्थिति देखी जाएगी। वहीं अगर गठबंधन आधारित अगर सरकार बनती है तो ये अस्थिरता की ओर संकेत करती है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण बनते हैं। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से प्रीलिम्स 2025 का सामान्य अध्ययन का बैच, जिसकी कक्षाएं 26 जून से प्रारंभ हो रही हैं, इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। 9311406441 पर आप इससे संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी है, और आप इस विषय में क्या सोचते हैं अपने विचार जरूर दें। साथ ही निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करती है? इस सवाल के जवाब के साथ आपके सामने ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय बैंकिंग संघ, वित्त मंत्रालय। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।